हेलो फ्रेंड्स। आई होप कि आप सभी स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड, आज हम डिस्कस करने वाले हैं बर्नौलीज प्रिंसिपल के बारे में। बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो ये हमारे लाइफ में क्या काम आता है, सबसे पहले हम ये जानेंगे। तो इसके एप्लीकेशंस हैं, जैसे कि आ, हमारे घरों में या कहीं इंडस्ट्रीज़ में पाइप्स में जो फ्लूइड फ्लो होता है उसकी क्वांटिटी को कैलकुलेट करने में या उसका प्रेशर कैलकुलेट करने में यूज़ होता है। या फिर हम इसको यूज़ करते हैं इस प्रिंसिपल को जब एरोप्लेन उड़ता है, क्योंकि इसमें हम प्रिंसिपल इसमें हम प्रेशर या प्रेशर एनर्जी और उसके जो काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी को कंसीडर करते हैं। और एरोप्लेन में ये लिफ्ट फोर्स के फॉर्म में हम इसका एप्लीकेशन को देख सकते हैं। जैसे हम जानते हैं कि अगर आप कहीं सरफेस पे खड़े हैं, माना इस पॉइंट पे आप ऐसे खड़े हैं अर्थ सरफेस पे, तो अर्थ में क्या है, एयर है। चारों तरफ से हमारे पास, हमारे अराउंड एयर होती है। तो एयर चारों तरफ से हमें प्रेस कर रही होती है और हम एक बैलेंस मेंटेन किए होते हैं, राइट, चारों तरफ के प्रेशर से। लेकिन कभी अगर एक तरफ का प्रेशर को कम कर दिया जाए यहाँ की तरफ, तो ये प्रेशर बढ़ जाएगा। सपोज़ करो कि हम यहाँ इस तरह से खड़े हैं, प्रेशर लगा यहाँ से और इस डायरेक्शन से, और यहाँ हमने प्रेशर कर दिया कम। तो जब प्रेशर कम कर दिया तो चारों तरफ से प्रेशर है, तो हम कुछ इस तरह से अलाइन हो जाएंगे, इस तरह से टेढ़ा टिल्ट, इस तरफ से झुका हुआ हम हो जाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम किसी एक डायरेक्शन में प्रेशर को कम कर दें बाय यूजिंग कोई ऐसा फोर्स अप्लाई करके, उस प्रेशर, जो भी वो एयर है, जो भी चीज़ वो प्रेशर डाल लिया, उसकी स्पीड को बढ़ा दें यहाँ से, तो स्पीड बढ़ाने के साथ वहाँ का प्रेशर कम हो जाएगा। जैसे हम देख सकते हैं, आप दो पेज लीजिए इस तरह के, और उनको पास पास पैरेलली रखिए इस तरह, ठीक है। तो एयर सब जगह से है। अभी अगर आप कुछ कुछ इसमें एक्स्ट्रा काम नहीं कर रहे तो इस तरह से ये दो हाथों में आपने पकड़े हुए हैं। आप इसके अंदर, इसके बीच, इन दो पेजों के बीच अगर हवा मारेंगे, अपने मुंह से हवा फूकेंगे, तो ये दोनों आपस में पास पास हो जाएंगे। पास पास हो जाएंगे वो इसलिए होंगे क्योंकि अभी तक तो प्रेशर चारों तरफ से था, इनके बीच, इनके चारों तरफ जो प्रेशर था उसने एक बैलेंस मेंटेन किया था। लेकिन जैसे ही आप इसके अंदर फूंक मारेंगे तो यहाँ का प्रेशर हो जाएगा कम। जब इस इनके बीच का प्रेशर कम हो जाएगा, अगर इनके बीच का प्रेशर कम हो गया, इट मीन्स जो बाहर का जो जो प्रेशर है, अब इनके चारों तरफ का प्रेशर था, बट यहाँ इस वाले साइड में हमने प्रेशर कम कर दिया, तो बाहर से जो अभी प्रेशर लग रहा है, ये इनको आपस में एक दूसरे के करीब लाएगा। ये प्रेशर यहाँ से धक्का मारेगा, ये यहाँ से मारेगा, बिकॉज बीच में तो प्रेशर कम है। तो इस प्रेशर को मौका मिल जाएगा इनको करीब करने का, करीब लाने का, तो ये करीब हो जाएंगे। तो कहने का मतलब है, और एरोप्लेन का भी कुछ स्ट्रक्चर इस तरह है, जैसे एरोप्लेन का, प्लेन का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है, कुछ इस तरह का समथिंग। तो क्या होगा कि यहाँ से अगर हम प्रेशर को बढ़ा, इसको यहाँ चारों तरफ प्रेशर है इसके अभी, तो अचानक अगर हम यहाँ की, एरोप्लेन का स्ट्रक्चर ऐसा है कि अगर यहाँ के प्रेशर को हम रिलीज कर दें, ये बाय इंक्रीजिंग द वेलोसिटी, तो ये इसको लिफ्ट कर देगा। इसलिए इसका स्ट्रक्चर इस तरह होता है कि यहाँ इसका प्रेशर कम हो, यहाँ इसका प्रेशर बढ़ जाए, और प्रेशर बढ़ जाए, और यहाँ इसका प्रेशर घट जाए, राइट। अब घटेगा कैसे, इसको स्पीड देनी पड़ेगी। तो उसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि यहाँ पर इसको स्पीड मिल जाती है, यहाँ स्पीड मिल जाती है, तो इसका प्रेशर हो जाता है कम,
और नीचे वाले का प्रेशर हो जाता है ज़्यादा। पहले सेम था, जैसे एनवायरनमेंट में सेम होता है, तो क्योंकि इसके जो पंखों का जो स्ट्रक्चर है वो इस तरह है कि यहाँ की स्पीड लेस होगी, ज़्यादा होगी। हवा जब ये हवा को काटेगा तो यहाँ जो ऊपर बहने वाली हवा है उसका स्पीड ज़्यादा होगी, यहाँ कम होगा। जब यहाँ ज़्यादा होगी तो यहाँ प्रेशर कम होगा ऊपर साइड, और यहाँ प्रेशर ज़्यादा होगा, और प्रेशर ज़्यादा होगा तो ये इस पंखे को ऊपर की तरफ धकेलेगा, तो ऊपर की तरफ उसको एक लिफ्ट फोर्स मिलेगा एरोप्लेन को, राइट। तो हम इसलिए इस प्रिंसिपल को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि इसका आखिर में यूज क्या है। तो ये दो एप्लीकेशंस हमने इसके बताए हैं। तो अब हम समझते हैं कि ये किस पे बेस्ड है, कैसे हम इसको ड्राइव करेंगे, राइट। तो सबसे पहले मैं ये इनको इरेज कर देता हूँ, सॉरी। इससे इन एग्जाम्पल से आपको थोड़ा ये आइडिया लग गया होगा कि हम इसका अध्ययन क्यों कर रहे हैं, राइट। तो सबसे पहले ये किस पे बेस्ड है, पहले हम कुछ पॉइंट नोट कर लेते हैं इंपॉर्टेंट इसको स्टडी करने के लिए। तो पहला पॉइंट इसको स्टडी करने का, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या है? इसमें यह है कि एनर्जी नीदर कैन बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड, राइट। तो इस कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में यहाँ हम समझेंगे जैसे कि कुछ इसके सब पॉइंट्स, ये मेन पॉइंट है, इसका सब पॉइंट आपने काइनेटिक एनर्जी के बारे में पढ़ा होगा, आपने पढ़ा होगा पोटेंशियल एनर्जी के बारे में, राइट। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है 1/2 mv², इसका होता है mgh, राइट। m जहाँ इस जो ऑब्जेक्ट है उसका मास है, v उसकी वेलोसिटी है, और यहाँ पर g ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, m वही मास है, h उसकी हाइट है सरफेस से, अर्थ सरफेस से। तो इन छोटे छोटे क्वांटिटी पे डिपेंड करता है पोटेंशियल एनर्जी। यानी अगर मैं कोई ऑब्जेक्ट है ये यहाँ पर खड़ा है, इसके पास धीरे धीरे मूव कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो इसके अंदर एक पोटेंशियल एनर्जी है। अगर ये मूव कर रहा है तो इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी है, और इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी भी है, बिकॉज हमें मान सकते हैं कि ये किसी हाइट h पे मूव कर रहा है, इसको एक फोर्स देके ये मूव कर रहा है। मान लीजिए बैलून है, तो ये मूव कर रहा है इस तरह से, तो इसके पास एक सर्टेन काइनेटिक एनर्जी है, सर्टेन पोटेंशियल एनर्जी है। लेकिन जैसे मैं इसको रोकूंगा तो इसकी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों चेंज हो जाएंगे, राइट। तो इनिशियली जो भी एनर्जी इसके पास थी, ई इसके पास टोटल एनर्जी थी, और उस टोटल एनर्जी बना था काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी से। अब यहाँ मैं इसको रोकूंगा तो एनर्जी सेम रहेगी, और इसकी काइनेटिक एनर्जी हो सकता है घट जाए, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाए, दोनों का सम ई ही रहने वाला है एनर्जी, टोटल एनर्जी जो पहले थी। तो ये है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, इसी पे हम इसको कैलकुलेट करेंगे, राइट। और दूसरा पॉइंट जो है वो प्रेशर का है, बिकॉज प्रेशर का एप्लीकेशन इसमें ज़्यादा है। तो प्रेशर P का फॉर्मूला होता है F/A। अगर हम किसी ऑब्जेक्ट पर प्रेशर लगाते हैं तो प्रेशर का फॉर्मूला होता है जितना हम फोर्स लगाते हैं अपॉन उस ऑब्जेक्ट का जो भी एरिया है, राइट। तो इस प्रेशर इसका हो गया, इसका जो यूनिट होता है वो है पास्कल, राइट। ब्लेज पास्कल के नाम से प्रेशर का यूनिट दिया गया, पास्कल। और आगे हम चलते हैं अब इसके डेरिवेशन की तरफ, राइट। तो डेरिवेशन को हम एक अगले पेज पे ले लेते हैं, एक पेज ऐड कर देते हैं इसमें ताकि हम इसको समझ पाएँ ढंग से। तो पहले हम एक पाइप बनाते हैं, कुछ इस तरह का पाइप हमने बना दिया। इसमें थोड़ा वक्त जरूर लगेगा, तो आपको थोड़ा सा पेशेंस मेंटेन करना पड़ेगा अपना, या वीडियो पॉज करके भी देख सकते हैं।
और हम ये बना लेते हैं इसमें ये सरफेस एक, राइट। इस पॉइंट से लेके मतलब हम ये समझते हैं कि यहाँ से एक और लाइन ड्रॉप कर दें इस तरह का, फिर एक और लाइन ड्रॉप कर दें यहाँ से, फिर हम चलें इसका मिडल पॉइंट पे, यहाँ से एक लाइन ड्रॉप कर दें और यहाँ से एक लाइन यहाँ तक ड्रॉप कर दें। इसकी हाइट है h1, इसकी हाइट है h2, राइट। तो अब आगे देखते हैं। माना एक लिक्विड इस पाइप के अंदर फ्लो कर रहा है समथिंग इस डायरेक्शन में, राइट। इसका जो ये जो मुंह है, इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, क्रॉस सेक्शनल एरिया जो इसका है, मैं एक इसमें लिख लेता हूँ, यहाँ पे इधर लिख लेता हूँ कहीं, इसको मान लेता हूँ End1, इसको मानता हूँ End2, तब मैं आराम से लिख पाऊँगा। तो End1 में यानी कि इस तरफ, End2 यानी कि इस तरफ, इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो है A1, जबकि E2 वाले का, यहाँ पर एक और मैं लाइन ड्रॉप कर देता हूँ इस तरह का समथिंग, E2 वाले में उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है A2, ठीक है। और इसका इस यहाँ पर जो स्पीड है, वो जो फ्लो यहाँ पर हो रहा है, स्पीड या वेलोसिटी, उस फ्लूइड की वेलोसिटी, मतलब उस फ्लूइड की वेलोसिटी है V1, यहाँ पर मान लेते हैं V2 N2 में, राइट। और हाइट, इसकी सरफेस हाइट, जो सरफेस हाइट N2 की है वो मान लेते हैं H1, यहाँ पर है H2, ओके। और आगे प्रेशर की बात है, अगर प्रेशर इस एंड पे है P1, यहाँ पे है N2 पे है P2, राइट। और आगे हम अब थोड़ा सा ड्राइव करने के लिए चीज़ों को इमेजिन करते हैं। माना एक फ्लूइड पोर्शन यहाँ तक, अब मैं थोड़ा कलर चेंज कर दूँ इसका, एक फ्लूइड पोर्शन, ये फ्लूइड पोर्शन है, एक फ्लूइड फ्लो हो रहा है, हमने मान लिया एक पोर्शन ये है, ये पोर्शन हमने इसलिए माना फ्लूइड का, अभी जो फ्लूइड हमें यहाँ दिखाई दे रहा है इस सरफेस पे, यहाँ से यहाँ तक मूव करेगा ये फ्लूइड, किस स्पीड से, v1 स्पीड से, राइट। और इसको यहाँ से लेकर यानी कि इस A पॉइंट से लेकर B पॉइंट तक इसको टाइम लगेगा, लेट इज सपोज डेल्टा t। तो टाइम टेकन यहाँ पे लिख दे, टाइम, ये हम कंसीडर कर रहे हैं, टाइम टेकन डेल्टा t फ्रॉम A टू B, जैसे मैंने ऊपर दिखाया है, राइट। और तो हमारा ये हमने पहले भी पढ़ा था, क्योंकि हम इस प्रिंसिपल को हम जो स्टडी कर रहे हैं एक स्टडी फ्लो में कर रहे हैं, ये स्टडी फ्लो के लिए ही एप्लीकेबल है। और स्टडी फ्लो क्या होता है मैंने आपको पहले भी बता रखा है। तो स्टडी फ्लो है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर इसको टाइम लगा डेल्टा t, प्रेशर इसका P1 है, क्योंकि इसका एरिया A1 था, इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया था A2, तो इसमें यहाँ प्रेशर कम होगा बट एरिया ज़्यादा मिल जाएगा। तो कुल मिला के जो क्वांटिटी यहाँ होगी फ्लूइड की, वही क्वांटिटी इस C से D तक होगी। हम ये मान रहे हैं कि ये जो क्वांटिटी है वो ये C और D के बीच है, जो कि इसका वॉल्यूम है, राइट। टाइम उतना ही लगेगा, टाइम डेल्टा t इज द सेम, बट एरिया बढ़ जाएगा, प्रेशर कम हो जाएगा, राइट। तो अल्टीमेटली वॉल्यूम को सेम रहना है, तो इसका मास सेम रहेगा, इस पोर्शन का मास, यानी कि A B, अब मैं इसको C D ना मानूँ तो मैं इसको कुछ और मान लेता हूँ, ताकि
थोड़ा सा हमें इसमें ये थोड़ा सा ज़्यादा ही चेंज हो गया, तो मैं इसको पहले पूरा कर लेता हूँ समथिंग लाइक दिस। अब मैं इसको कर लेता हूँ ये ABCD, इसको मान लेता हूँ, इसको मान लेता हूँ इस पॉइंट को EFGH, मतलब इस पूरे पोर्शन को, इस तरह के पोर्शन को, इसके अंदर जो भी लिक्विड है उसको मैंने एक डिब्बे में बंद कर दिया। एक सिलेंडर शेप्ड डिब्बा है समझ लो ये, उसमें के अंदर ये पैक है, और ये ABCD सिलेंडर शेप्ड कंटेनर है, उसमें पैक है। दोनों का वॉल्यूम सेम है, बट यहाँ हम इमेजिन कर रहे हैं कि किस तरह से चीज़ें हो रही हैं, राइट। तो इस तरह से हमने बना लिया इसका फिगर। अब क्या है, अब आगे को हम ये क्या सोचते हैं कि यहाँ से एक जो ये लिक्विड है, यहाँ से उसको एक फोर्स अप्लाई हुआ, ओके, उस फोर्स की वजह से इस पर वर्क हुआ, राइट। और जब इसको वर्क हुआ तो वो वर्क इसको खींच के ले गया यहाँ तक। तो जब यहाँ पे इसकी कोई सर्टेन पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी होगी एंड 1 पे, अब इसको ले जाना पड़ा उस फोर्स को उधर, यानी कि उसको कुछ काम करना पड़ा एंड 2 तक ले जाने में। ये एंड 2 समझ लो इसको मैं इरेज कर लेता हूँ छोटा, और इसको मैं लिख लेता हूँ एंड 2 जो मैंने लिखा है ये वाला, राइट। इस एंड 2 तक इसको ले जाने में कुछ काम करना पड़ा। जब काम करना पड़ा तो उसको डेफिनेटली उसकी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी में कुछ तो चेंज हुआ होगा, बट अल्टीमेट उसकी जो एनर्जी है यानी कि जो वर्क डन है वो सेम रहा होगा। तो कंसीडर करने वाली बात यह है कि ये जो हमने सपोज एंड 1 पे एक फोर्स लगाया था और उस फोर्स की वजह से एक एनर्जी इसके अंदर आई थी, वो एनर्जी माना W1 है, यानी कि वर्क डन एट एंड 1 इज W1। और वही वर्क डन, क्योंकि इसका कुछ पोर्शन काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हो गया, अब हमें जो वर्क डन मिला वो W2 मिला। तो हम ये लिख सकते हैं कि वर्क डन एट एंड 2 इज W2 यहाँ पर इस पोर्शन पे। तो बाकी का कहाँ गया, यानी कि वो चेंज इन एनर्जी जो W1 माइनस W2 है उसका क्या हुआ, तो वो हमें कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर हम ये मान लेते हैं, इसको हम मान लें अगर इक्वेशन 1, राइट। तो W1 को हम कैलकुलेट करने वाले हैं। अब यहाँ पर देखो हमारे पास एक बेसिक सा फॉर्मूला होता है W1, यानी कि W वर्क इक्वल टू होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब इसको आपको गौर से देखना है, इन चीज़ों को आप लोगों को नोट करना है जहाँ जहाँ पर बेसिक फॉर्मूले का यूज कर रहा हूँ। तो यहाँ पर हमने कुछ फोर्स अप्लाई किया था एस एंड 1 पे, मैं एंड 1 के लिए कैलकुलेट कर रहा हूँ, और डिस्प्लेसमेंट वो A से लेकर B तक डिस्प्लेस हुआ था। तो ये डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे, पहले हम उसको देख लेते हैं। देखो हमारे पास एक फिर से एक बेसिक फॉर्मूला होता है कि डिस्टेंस इक्वल टू होता है वेलोसिटी इनटू टाइम। तो मैंने ये कहा था कि इसकी जो वेलोसिटी है V1 है, V1 इसकी वेलोसिटी होगी, और यहाँ पर जो टाइम है वो डेल्टा T टाइम था यहाँ से A से B तक पोर्शन में, यानी कि इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो है V1 इनटू डेल्टा T टाइम लगा, तो ये डिस्टेंस हो गया V1 इंटू डेल्टा T, राइट। जो डिस्टेंस तो हमारा निकल गया, फोर्स F है और फोर्स F है, और F को एक काम करते हैं, F को हम प्रेशर में कन्वर्ट कर देते हैं। वो इस तरह से, जैसे मैंने बोला था कि यहाँ पर प्रेशर है P1, यहाँ पर जो प्रेशर लगा, जस्ट इसको मैं कुछ एरो को, यहाँ पर जो प्रेशर लगा हुआ है P1, राइट। तो मैंने आपको बताया था प्रेशर और फोर्स में एक रिलेशन है, P इक्वल टू हमने पढ़ा था F बाई A। तो फोर्स लगा तो F इक्वल टू हो जाएगा P इंटू A यहाँ पर इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया दैट इज A1, और P इसका प्रेशर दैट इज P1। तो इसका प्रेशर फोर्स क्या हो गया P1 A1,
तो इसका फोर्स हो गया, फोर्स की जगह मैं लिखता हूँ P1 A1, डिस्प्लेसमेंट की जगह मैं लिखता हूँ V1 इनटू डेल्टा टी, राइट। तो आपको ये W1 ये क्वांटिटी बन गई इस तरह की, और सिमिलरली W2 बन जाएगा आपका P2 A2 V2 डेल्टा टी, क्योंकि यहाँ पर स्पीड कम होने वाली है, स्पीड कम होगी एरिया बढ़ जाएगा, एरिया बढ़ा है तो स्पीड कम होगी ना, तो वो स्पीड V2 है नॉट V1, राइट, N2 पे। तो इस तरह से इसका एक क्वांटिटी आ गई। तो अगर हम इसको रखें अब 1 में इनकी W1 W2 को, तो डेल्टा W इक्वल टू हो जाएगा हमारा, यहाँ पे कुछ कॉमन चीज़ें हैं, कॉमन चीज़ें तो डेल्टा टी है बस। तो हमारे पास इसमें एक काम कर सकते हैं अब, और हम देखो इस वाले पोर्शन को आप ध्यान से देखना, इस वाले पोर्शन को, यहाँ से इस वाले पोर्शन को, एरिया इनटू उसका मतलब ये हमारा एक सिलेंडर टाइप बना, समझ लो। ये यहाँ इस एंड से मैंने उठा के इस तरह से कर दिया, ऊपर काटा और काट के ऐसा रख दिया, समझने के लिए मैं ये बता रहा हूँ। ये ए पोर्शन लगा लो, ये बी पोर्शन मान लो, ये बी के आगे हमने सी माना, ये डी मान लो। तो इसकी लेंथ इनटू इसका क्रॉस सेक्शन एरिया हो गया इसका वॉल्यूम। लेट इज सपोज दैट इसका वॉल्यूम है डेल्टा वी, इसका वॉल्यूम डेल्टा वी है, यानी कि इस पोर्शन का यहाँ पर मैं वॉल्यूम लिख देता हूँ, वॉल्यूम हो गया इसका डेल्टा वी। तो इसको मैं लिख सकता हूँ डेल्टा वी, इस सॉरी ये इसको मैं कैपिटल लिखता हूँ डेल्टा वी। तो ये भी होगा डेल्टा वी। अब आप कहोगे कि यार डेल्टा वी दोनों सेम कैसे हो गए? यस, मैंने आपको पहले ही कहा था, जो पोर्स जितना क्वांटिटी ये है उतना ही क्वांटिटी ये है, यानी कि जो कैपेसिटी इस वाले पोर्शन की वही कैपेसिटी इस वाले पोर्शन की है, चाहे उसका प्रेशर वेलोसिटी कुछ भी रहा हो। तो ये डेल्टा वी बन गया। तो यानी कि ये पोर्शन हो गया आपका P2 डेल्टा वी, और ये पोर्शन हो गया P1 डेल्टा वी। अब हम रखें इस वाले उसमें, थोड़ा मुझे इरेज करना पड़ेगा इसको। तो अगर हम अब इक्वेशन 1 में रखें, इस वाले इक्वेशन में W1 W2 की वैल्यू को, तो डेल्टा W इक्वल होगा P1 डेल्टा V माइनस P2 डेल्टा V। ये जो नेट जो एनर्जी, जो काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में चेंज होगी वो ये है। तो यहाँ से हमारा डेल्टा वी कॉमन आ जाएगा, सॉरी डेल्टा वी कॉमन आएगा, और अंदर बचेगा P1 माइनस P2, इसको इक्वेशन मान लो 2। ओके, अब हम चलते हैं आगे। अब क्या है कि हमने ये बोला था कि काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हो गई। तो यहाँ पर इस एंड 1 पे, नाउ इस एंड 1 पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी कुछ और होगी, और यहाँ पर जब वर्क डन हुआ, यहाँ पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी कुछ और हो जाएगी, डेफिनेटली होगी। तो हम ये मान लेते हैं कि एंड 1 के लिए जो काइनेटिक एनर्जी है, इसकी काइनेटिक एनर्जी है इसकी एट एंड 1 पे, हम उस पोर्शन का नाम भी ले सकते हैं। यहाँ पर मैं ये सब इसलिए लिख रहा हूँ ताकि हमारे ये समझ में आए हम क्या करने वाले हैं और किस एंड पे क्या कर रहे हैं। तो K इक्वल टू होता है 1/2 mv स्क्वायर्ड। अगर हम इस एंड 1 की बात करें तो ये हो जाएगा 1/2 m, मास तो सेम रहेगा, v1 का स्क्वायर, राइट। अब यहाँ से हम एक और काम करते हैं, थोड़ा सा रफ वर्क कर लेते हैं। रफ वर्क इसलिए कर रहे हैं, इस m को मैं चेंज करना चाह रहा हूँ एक्चुअली। तो लेट अस सपोज द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड और फ्लूइड इज रो। तो इसका हम कहीं पर डेंसिटी लिख देते हैं, ऊपर लिख दो आप, डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड, ये है रो। ये कॉमन सब जगह एक सा रहेगा क्योंकि सेम फ्लूइड है।
तो जब भी हम कुछ इंजीनियरिंग के सेक्टर में इसको स्टडी करें, अगर किसी पाइप में कोई फ्लूइड हो रहा है तो उसके इन जो क्वांटिटीज़ मैंने लिखी हैं इसको हम पहले नोट कर लें, देखिए भाई क्या इसके अंदर है। तो डेंसिटी हो गया रो, और हम जानते हैं डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास इक्वल टू हम लिख सकते हैं क्या, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, राइट, जो डेल्टा वी है। यहाँ अगर हम एंड वन की बात करें तो हमारे पास ये फॉर्मूला बनने वाला है 1/2 एम की जगह मैं लिखता हूँ रो इनटू डेल्टा वी, जो वॉल्यूम वहाँ पर है, और V1 का स्क्वायर, राइट। ये हो गया KE1 मान लेते हैं एंड वन पे, राइट। वैसे के एनर्जी E2 पे जो होगा वो होगा 1/2 रो इनटू डेल्टा वी, वॉल्यूम सेम रहेगा, रो सेम रहेगा, V2 स्क्वायर, राइट। तो फिर यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि इतना इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई है ना। तो कितनी, वो काइनेटिक एनर्जी कितनी बड़ी इसकी, वो काइनेटिक एनर्जी कितनी बड़ी, KE2 दिस माइनस दिस कर देते हैं, इतनी बड़ी। तो वन इन दोनों के उसमें से कॉमन भी ले लेते हैं, ये पोर्शन और ये पोर्शन कॉमन लिख लेते हैं 1/2 के साथ, 1/2 रो इनटू डेल्टा वी, ब्रैकेट में हमारे पास बचा, क्योंकि मैंने 1/2 रो इनटू डेल्टा वी कॉमन ले लिया, तो V2 स्क्वायर माइनस V1 का स्क्वायर, ओके। और पोटेंशियल एनर्जी, नाउ पोटेंशियल एनर्जी एट E1, ये एट E2 है, ठीक है, N2 पे एट E1। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है mgh, m की जगह मैं वही लिखूंगा रो इनटू इसका स्पीड दैट इज V2, राइट। सॉरी, यहाँ पर मैं क्या लिख रहा हूँ, रो इनटू वॉल्यूम की बात कही ना मैंने, वॉल्यूम को मुझे इस तरह लिखना चाहिए रो इनटू डेल्टा वी, क्योंकि यहाँ डेल्टा वी लिखा है मैंने, डेल्टा वी, रो इनटू डेल्टा वी, और जी तो जी ही रहेगा, एच की जगह में एंड वन पे H1 हो जाएगा, है ना। और वही पोटेंशियल एनर्जी E2 की बात करें तो ये हो जाएगा रो इनटू डेल्टा वी जी इनटू H2, राइट। तो अब यहाँ से चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जो है वो हो जाएगा वन, जो पोटेंशियल जो बढ़ी वो हो जाएगा दिस E2 माइनस E1, पोटेंशियल एनर्जी एट एंड E2 माइनस एट E1। तो यहाँ से इन दोनों में कुछ कॉमन है, इन दोनों में रो इनटू डेल्टा वी इनटू जी कॉमन है, बाकी रहा H2 माइनस H1, ओके। अब थोड़ा सा इसको हमें बढ़ाना पड़ेगा, शायद ऊपर इतना कर देते हैं। आगे देखिए फिर एन ई, तो E2 पे तो ये दोनों चेंज हो गए। अब जो चेंज हो गया यानी कि इन दोनों में, तो वो वर्क डन हमारा एक्चुअली क्या है, वर्क डन एनर्जी है जो कॉम्बिनेशन है काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का। तो एक एंड पे कुछ और था, दूसरे एंड पे कुछ और हो गया, तो वो जो चेंज इन एनर्जी है अगेन वो कन्वर्ट हो गया। अब किस में, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो गए, तो वो चेंज इन एनर्जी कितना रहा, राइट। इन दोनों को हम ऐड कर देंगे, अब इसको और इसको, राइट। अब पहले ये दोनों एंड का मैंने निकाल लिया, दोनों एंड का पोटेंशियल, ये पहले एंड पे ये था, पहले एंड और दूसरे एंड का जो नेट था वो ये हो गया, पहले एंड और दूसरे एंड का जो नेट था वो हमारे पास ये हो गया। तो दोनों का मिला जुला होना चाहिए, जो कन्वर्जन है वो होना चाहिए 1/2 और रो इंटू डेल्टा V2 का स्क्वायर माइनस V1 का स्क्वायर
ये प्लस होगा रो एन टू डेल्टा वी इंटू जी ब्रैकेट में H2 माइनस H1। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा कि मैं ये डेल्टा की कैस जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है कैसे आया। ये एंड 1 पे था, चेंज होके ये एंड 2 पे ये हो गया। पोटेंशियल एनर्जी एंड 1 पे ये था और एंड 2 पे ये हो गया। ठीक है, जो जो नेट चेंजिंग है अब इसके अंदर, तो इन दोनों का हम अगर सम कर देंगे, जो चेंज हुआ था कुछ वर्क हुआ और कुछ कन्वर्ट हो गया काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी में, क्योंकि वो एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक उसको पुश किया गया, तो वो दोनों पुश ये है। अब हमारे पास जो पहले वाले इक्वेशन में आपने देखा था इधर इक्वेशन 1 में, और इक्वेशन 1 हमारा आया था इस ये डी डब्ल्यू डेल्टा वी पी वन माइनस पी टू इक्वेशन 2 में, तो ये इक्वल होना चाहिए इसके इक्वल। तो हम यहाँ से इसको लिख सकते हैं ऐसे कि ये इसको इक्वेशन 3 मान लो, तो 1 इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3 इक्वल होने चाहिए। तो इक्वल वहाँ से, क्योंकि ये भी डेल्टा डब्ल्यू वो भी डेल्टा डब्ल्यू है, तो यहाँ से हम क्वांटिटीज को हम इक्वल कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डेल्टा वी P1 माइनस P2 इक्वल टू 1/2 रो इंटू डेल्टा V2 का स्क्वायर माइनस V1 का स्क्वायर प्लस रो इंटू डेल्टा V G H2 माइनस H1, राइट। तो इन सारी क्वांटिटीज में देखो ये डेल्टा वी कॉमन है, तो हम इसको कैंसिल कर देते हैं, राइट। और अंदर बाकी सब मल्टीप्लाई कर लेते हैं। P1 माइनस P2 इक्वल टू 1/2 वी रो, ये रो है, V2 का स्क्वायर प्लस 1/2 रो V1 का स्क्वायर माइनस, सॉरी यहाँ पर मैं एक काम, ये माइनस होना चाहिए था, माइनस 1/2 रो V1 का स्क्वायर प्लस रो जी H2 माइनस रो जी H1, राइट। यहाँ से हम एंड 1 वाले क्वांटिटी को एक तरफ कर लेते हैं, एंड 2 वाले क्वांटिटी को एक तरफ कर लेते हैं। P1 ये रो एंड 1 वाले का है, P1 यहाँ पर कौन सा है एंड वाले का, ये है और ये है, इनको हम लेफ्ट साइड रख लेते हैं, तो ये हो जाएंगे प्लस 1/2 रो V1 का स्क्वायर माइनस, ये प्लस हो जाएगा अब ये भी, रो जी H1 इक्वल टू P माइनस P2 को हम अब राइट तरफ रख लेते हैं, P2 प्लस 1/2 रो V2 का स्क्वायर प्लस रो जी H2। तो अब आप देख सकते हैं इसको आराम से कि जो हमारा क्वांटिटी एंड 1 में है सेम हम वो एंड 2 पे भी ऐड कर रहे हैं इस तरह का, जिनकी जो एनर्जी यहाँ है वो एनर्जी है। तो कहने का मतलब है हम जनरली ये लिख सकते हैं, अगर किसी फ्लूइड का प्रेशर P है 1/2 और उसका डेंसिटी रो है, वो किसी एक स्पीड कहीं पे भी किसी भी एक पॉइंट पे v स्पीड से फ्लो कर रहा है, उसका स्क्वायर करते हैं और उसका डेंसिटी तो रो ही रहेगा, g सेम रहेगा, और वो h हाइट पे हम उस पॉइंट को कंसीडर कर रहे हैं, तो उसका वैल्यू इस फॉर्मूले से कहीं पर भी हम अगर कैलकुलेट करें तो वो रहेगा कांस्टेंट, उसका वॉल्यूम, और हमने देखा भी उसका वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है। और एनर्जी, इन तीनों एनर्जी को हम किसी भी पॉइंट पे कैलकुलेट करें वो हमेशा क्या आएगा, कांस्टेंट। यानी कि हमने कुछ नहीं किया, जैसे एरोप्लेन के केस में आपने देखा कि बाहर हमने एनर्जी कोई क्रिएट थोड़ी की, वो तो हमने जो एनवायरनमेंट में जो एनर्जी थी इन फॉर्म ऑफ विंड उसको यूज़ किया, और उसको यूज करके हमने अपने स्ट्रक्चर को ऐसा बनाया कि हम प्रेशर को वेरी कर पाएँ, और उस वेरिएशन ऑफ प्रेशर से हमने अपने आप को एक लिफ्ट फोर्स दे दी, राइट। तो वो वेरिएशन ऑफ प्रेशर को हमने इसमें देखा और उससे हमने एनर्जी को कैलकुलेट किया। तो ये प्रिंसिपल बहुत ही इम्पोर्टेंट था।
या तो आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। अगर आपको लगता है कि मैंने कुछ मिस कर दिया तो आप प्लीज़ उसको कमेंट बॉक्स में लिखें, और कुछ अगर समझने में दिक्कत हो कहीं पर, आप भी उसको कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ताकि मुझे ये अपॉर्चुनिटी दे अपने आप को इम्प्रूव करने की। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लिप।